शांति हाँ ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जा रहा हूँ। यूकेडी का भी पक्ष जानना जरूरी है क्योंकि उपचुनाव है, दोनों ही पार्टियों के समीकरण बहुत अलग है। तो भट्ट जी देखिए, मैं बद्रीनाथ विधानसभा की ही बात करूंगा उपचुनाव को लेकर आपके साथ, क्योंकि मंगलौर पर अभी आप लोगों की क्या रणनीति है वो बताइएगा। क्या इस बार बद्रीनाथ में आप लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच में उभर कर तीसरे विकल्प के रूप में मजबूत हैं? देखिए रवि जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पर उत्तराखंड के हर उस पहलू में संघर्ष करता है, करता रहेगा, जिससे उत्तराखंडियत बची रहे। बद्रीनाथ का चुनाव है, हम वही बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस समय पर बद्रीनाथ से जो मैसेज पब्लिक के बीच में से निकल रहा है कि ये जो चुनाव है जबरन थोपा गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, विकास से वहाँ की जनता को रोका गया है, और वो भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए। वहाँ तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, केवल लोकसभा को प्रभावित करने के लिए एक पार्टी से व्यक्ति को तोड़ना और उसके बाद उसी व्यक्ति को टिकट देकर पुनः जनता के बीच में खड़ा करना, ये संदेश है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजनीति का वो विभत्स चेहरा है जो अब जनता को तय करना है कि आप कैसी राजनीति को चाहते हो। लोकतंत्र में यदि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्यों भाजपा में गया, और अगर वो भाजपा से प्रभावित थे तो फिर वो क्यों कांग्रेस से टिकट लिए। और यदि उनका ये चरित्र है दल बदल, केवल सत्ता के नज़दीक जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो हम मुद्दे बनाएंगे, देखना जनता को है कि जनता इस बार क्या तय करती है। एक कहावत याद आ रही है, सत्ता के लिए आप किस हद तक गिर सकते हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। बताइए मंगलौर में वो बढ़ाना, भड़काना, अड़काना, ये कौन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए हरियाणा से लाकर यहाँ पर प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता के पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपने नेता नहीं है? अगर कांग्रेस से ही भाजपा को नेता को चुनाव लड़ाना है और यह हरियाणा से लाके मंगलौर में नेता स्थापित करना है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी बोलना बंद करे कि हम विश्व की बड़ी पार्टी हैं, हमारे यहाँ नेता हैं। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उन पन्ना प्रमुखों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार बने हैं? दूसरी बात, एक कहावत होती है, मुर्गे के पंख उखाड़ दो बचपन से और उसे चारा देते रहो, बेचारा अपना तत्व भूल जाता है। ऐसे ही बाघ शेर की स्थिति है, बचपन से ही उसको अगर तुम चुग्गा देना शुरू कर दो तो वो शिकार करना भूल जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बद्रीनाथ में अगर एक शब्द भी वोट मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास खड़े होंगे जिसने लोकतंत्र की हत्या कर अपना चेहरा बदला है, तो फिर ये माना जाए कि आपकी वो स्थिति हो गई है कि आपके ऊपर जो भी थोपेंगे आप उसे स्वीकार करेंगे। ये लोकतंत्र में नहीं है। और हमारे फिर वही बुनियादी सवाल है, अभी तो लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर पानी के लिए लोग रो रहे हैं, बिजली कट हो रहा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। देहरादून जहाँ 35-37 डिग्री टेम्परेचर होने पे बारिश होती थी, आज यहाँ त्राइमाम जनता कर रही है। तो ये कैसा विकास है? ये किस और उत्तराखंड को लेके जाया जा रहा है जब अस्थायी राजधानी के इतने बुरे हाल है? वैसे ही बद्रीनाथ में पंडे पुरोहित इस यात्रा से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वो धरना दे रहे हैं कि हमारे पास यात्री नहीं आ रहे। कारण क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशनों में जो अफरा तफरी मची, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, नए रजिस्ट्रेशन हुए नहीं, यात्रा प्रभावित होगी, होटल वाले वहाँ जो है मक्खी मार रहे। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता और केवल सत्ता के लिए लोकतंत्र का मजाक बनाकर जबरन चुनाव थोप रही है, ये अगर जनता समझ गई तो मेरा विश्वास है भाजपा को लाले पड़ेंगे विधानसभा बद्रीनाथ पे। और जिस तरीके से पंडा पुरोहित से लेके व्यापारी इनकी अव्यवस्थाओं के कारण अपना व्यापार खराब कर चुके हैं, और बद्रीनाथ के अंदर जो यात्रा में तोड़ फोड़ मचाकर इन्होंने चंद गुजरातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है, ये मुद्दे बनेंगे और इन मुद्दों पर हम देखते हैं जनता किस ओर जाएगी। बहरहाल हम क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, और मेरा विश्वास है बद्रीनाथ में इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपका दावा है। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी के पास जा रहा हूं क्योंकि वो बारीकी से समझते हैं इन सीटों का समीकरण। रावत जी, क्या ये उपचुनाव पिछले हुए उपचुनावों से बहुत अलग होगा? देखिए अलग क्या होना है इसमें बीजेपी को ऐसा अपना जो विजय रथ है उसको उनको आगे बढ़ाने
का उनका संकल्प है और कांग्रेस को अपनी सीट बचाने का है। सीट बचाने का, एक तो बद्रीनाथ में सीट बचाना है, दूसरी चुनौती उसके बाद इतना आसान उनके लिए मंगलौर चुनाव है। ये समझिए कि वो बहुत ही आसान हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए मंगलौर चुनाव है इस वक्त। अगर उसने ये चुनाव भी नहीं जीत पाया और उसके लिए कैंडिडेट तुम अब तक नहीं कर पाए, जबकि उसके लिए कैंडिडेट साफ है। लगभग तय। काजी निजामुद्दीन वहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब तक वही उस सीट पर चुनाव लड़ते रहे, और वही नहीं उनके पिताजी जो बड़े स्टॉलवर्ड थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे।